वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 68 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 68 तक पहुँच सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कई बार एग्जाम्स में इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। उससे पहले एक 66 नंबर का जो अपना जीएस का टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें सी और डी जो विकल्प है उसमें एक मिसमैच हो गया है, उसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। देखिए, ये वो क्वेश्चन था, निम्नलिखित को सम्मिलित करना था। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं हैं, ये संबंधित स्थान और शहर। तो सबसे पश्चिमी सीमा सुख्तगेंडौर, ठीक है। सबसे पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर, सही है। सबसे पश्चिमी सीमा सुख्तगेंडौर, सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। जो सबसे उत्तरी सीमा है, ठीक है, वो मांडा है। और जो सबसे दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उस समय जो मिलान कर दिया था वो ये कर दिया था, जबकि मिलान होगा ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, जो कि ये करेक्ट था। यहीं थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 3 एज इट इज़ रहेगा, डी का 4 एज इट इज़ रहेगा। जो एक्सप्लेनेशन थी इसकी वो करेक्ट थी, खाली यहाँ पर ही ये त्रुटि हो गई थी। तो उत्तरी सीमा मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र का। चलिए आ जाइए अब टेस्ट नंबर 68 पर। टेस्ट नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है कौन सा। देखिए, स्कूल में आपने अगर पढ़ा हो विवग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो सबसे अधिक इसमें जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की, ठीक है, और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की यानी बैंगनी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके विपरीत जिसकी सबसे अधिक वेवलेंथ है उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, यानी फ्रीक्वेंसी। याद रखना इस चीज को। ठीक है, ग्लास प्रिज्म है, तो डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिसकी होगी वो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी। निम्नलिखित में से भोजन की विषाक्तता का कारण होता है। फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी, देखिए खाना कैसे खराब होगा, जो उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, फंगस पड़ जाएगी, तो खाना खराब होगा, वो आप पेट में डालोगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेमा बेसिलाई, बी है इसका आंसर। भोजन विषाक्तता का कारण साल्मोनेला बेसिलाई है। ठीक है, पेट में भी हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, और बाहर से अगर और बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं तो भोजन विषाक्त हो, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी। भोजन विषाक्तता का कारण जो है साल्मोनेला बेसिलाई है, जो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इसके अतिरिक्त स्टेफाइकोस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे जीवाणु भी भोजन को विषाक्त बनाते हैं, मेक फूड टॉक्सिक। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है, नहीं रखता है। देखिए, थैलेसीमिया में जो है ना, थैलेसीमिया एक बीमारी है ब्लड से संबंधित, रेड ब्लड सेल लिख रहा है ना यहाँ पर इमेज में, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, सी है इसका आंसर। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती या कम हो जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में जन्म के कुछ महीने के बाद ही अत्यधिक आरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है। ठीक है, उसे जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। अतः रक्त के थैलेसीमिया के रोगी का जो शरीर है वो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन। चौथा प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में। ठीक है, डी है इसका आंसर। और मानव खोपड़ी का अवशेष मिला था।
देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी पर हथनौरा नामक पुरा स्थल में मिला। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? ठीक है, वैरन जो है यहाँ पर जो वोल्केनो हो वह स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये है इसका आंसर। देखिए, भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बैरन आइलैंड नामक द्वीप भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में ये, और एकमात्र है तो इसके अलावा कोई प्रश्न बनता भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो स्रोत है वो हिमनद में नहीं है, यानी ग्लेशियरों से नहीं निकलती वो? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा भी ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी भी निकलती है। कोशी नहीं है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी का स्रोत जो है वो हिमनदों में नहीं है। यह नदी कौशानी के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है। उत्तराखंड के रामनगर में यह मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी ऑप्शन में जो दूसरे विकल्प हैं, यमुनोत्री नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। मंदाकिनी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा की एक सहायक नदी है। अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में संतोपत ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी गंगा की स्रोत धारा है। ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इनको। अलकनंदा से जुड़ने वाली 5 सहायक नदियां धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकलता है, अलकनंदा अन्य नदियों के साथ विभिन्न संगम बनाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रयाग हैं बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया एग्जाम्स में देव प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, हमेशा याद रखिएगा, अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगी। ठीक है, अलकनंदा ऊपर से बहती हुई आती है। अलग अलग स्थानों पर इसमें नदियाँ मिलती हैं। अलकनंदा या ये उन नदियों से मिल जाती है। अलकनंदा अगर धौली गंगा नदी से मिलेगी तो विष्णु प्रयाग कहलाएगा वो स्थान। अलकनंदा अगर मंदाकिनी से मिलेगी, ठीक है, तो नंद प्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा अगर पिंडर नदी से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा अगर मंदाकिनी नदी से मिलेगी तो रुद्रप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा अगर नंदाकिनी से मिलेगी तो नंद प्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा और भागीरथी से मिलेगी, अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है तो देव प्रयाग कहलाता है। ठीक है, और यहीं से आगे ये गंगा नदी बनकर चलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सभी इंपॉर्टेंट है ये। प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाई मुड़ी है, लेकिन यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो डोडा बेटा है भी है इसका आंसर। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाई मुड़ी है, 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैली हुई हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को कहते हैं दून, बी है इसका आंसर। देखिए, निम्न हिमांचल है, ठीक है, निम्न हिमांचल, हिमालय भी हो सकता है ये, निम्न हिमालय या हिमांचल। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। हाल ही में बादल फटा है यहाँ पर, ठीक है, जिससे देहरादून और मसूरी का जो मार्ग है वो ध्वस्त हो गया है, सड़क ही गायब हो गई है बीच से 2 दिन पहले। 9वां प्रश्न है, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा? ROR में पूछा गया था प्रश्न भी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है,
तो महाराणा प्रताप ने लड़ा था ये है इसका आंसर। ये है उनका घोड़ा चेतक। आगे नदियां पड़ी अपार, ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अच्छा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है इन पंक्तियों में, क्योंकि यहाँ घोड़े के दौड़ने की जो क्रिया है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ठीक है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन घोड़ा चेतक था ताकतवर, ठीक है, युद्ध में लड़ते समय बहुत घायल हो गया था ये, और राणा प्रताप को युद्ध स्थल से दूर ले गया था। वहां जाकर इसने जो है अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा नहीं है कि युद्ध में धाराशायी हो गया। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। यह युद्ध स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेनाओं में घुड़सवार सेना और तीरंदाज थे, और मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था अकबर के मान सिंह प्रथम ने। 10वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी है किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का गठन किया है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। स्थानीय रूप से इसे गोंडावन भी कहा जाता है। भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है ये। इसकी ज़्यादातर आबादी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा भी इसकी छोटी आबादी रखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र है वणी ठणी का संबंध किस शैली से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रसिद्ध चित्र वणी ठणी का संबंध है किशनगढ़ शैली से, डी है इसका आंसर। यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, वणी ठणी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल के निहाल चंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा, निहाल चंद का नाम याद रखेगा, और किशनगढ़ शैली। 12वें प्रश्न में कुछ 3-4 स्टेटमेंट है। पहला कथन है कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, और नापचा बर्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर, ये तो उत्तराखंड में है, हिमालय में, हिमाचल में नहीं है, तो गलत हो गया यहाँ पर डी। नापचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश ही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा नहीं है, दूसरे दूनों की अपेक्षा छोटा है। करेवा कश्मीर हिमालय तो बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। पहला ए और सी ही सही है यहाँ पर, बाकी गलत है। बी गलत है, डी गलत है। देखिए, कश्मीर हिमालय जो है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा संरचनाएं वास्तव में कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो ऊंचे पठार और तलछटी जमावों की विशेषता रखती हैं। नालागढ़ दून नहीं बल्कि देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून तुलनात्मक रूप से छोटा है। नापचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नापचा बर्मा वास्तव में अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ठीक है, यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। 13वां प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पॉलिटी का प्रश्न आ गया। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में निहित है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, और ये जो निलंबन है वो वीमर संविधान से लिया गया है, वीमर जर्मन संविधान से। बिल्कुल करेक्ट है, पहला भाग 18 और जर्मनी के वीमर संविधान से ही लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है आपातकाल में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, पूछ ले तो। देखिए, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में शामिल है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में
संवैधानिक आपातकाल है, यानी राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है अलग अलग समय में, एक ही समय में एक से अधिक राज्यों में भी लग सकता है। और 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है, और संवैधानिक आपातकाल तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में समय समय पर लगते ही रहते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। देखिए, संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है भारत में, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा भारत में, संवैधानिक आपातकाल समय समय पर लगते रहते हैं राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में। भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और आपातकाल के दौरान जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन हो जाता है। 20 और 21 को छोड़कर। वो लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ, पटना में, यानी बांकीपुर। ये है इसका आंसर। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। एरण अभिलेख कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख है मध्य प्रदेश में, बी है इसका आंसर। देखिए, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट वेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। बहुत पूछा गया, यूपी के एग्जाम्स में बहुत पुनरावृत्ति होती है इसकी। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति पूर्व मध्यकाल के समय चंदेल वंश के शासकों का क्षेत्र था, जो यमुना और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त सीमा पर स्थित क्षेत्र है। तो एमपीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वंश ने मध्य भारत में जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? कलचुरी चेदी वंश, चंदेल वंश, मुगल वंश या परमार वंश? जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था चंदेल वंश ने, सी है इसका आंसर। चंदेल वंश का शासक कौन है? नन्नुक। संस्थापक कौन है? नन्नुक। देखिए, चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने 1831 ईस्वी में। इसकी राजधानी थी खजुराहो। चंदेल वंश ने जेजाक भुक्ति पर शासन किया था, वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड। देखिए, एक चंदेल शासक था विद्याधर। विद्याधर ने प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। और विद्याधर ने जो है महमूद गजनवी से राज्य की रक्षा की थी। एक था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दिदेव, जिसका सेनापति आलह उदल था। वर्तमान मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र 1156 से लेकर 1605 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आया था। 18वां प्रश्न है, थेय्यम या फिर कालियट्टम क्या है? नृत्य, खेल, नदी, पर्वत? पर्वत तो है नहीं, ना नदियां हैं, ये खेल या नृत्य में से हो सकता है कुछ। थेय्यम और कालियट्टम ये नृत्य हैं, ये है इसका आंसर। थेय्यम या कालियट्टम केरल में किया जाने वाला 800 वर्ष पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है, यानी रिचुअल डांस है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और नेपाल के बीच, यहाँ देखिए, ये क्षेत्र जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है काली नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये है काली नदी। ठीक है, भारत इसे, ठीक है, काला पानी जो है ना, काला पानी, भारत काला पानी को भारत नदी का उद्गम मानता है। और नेपाल का कहना है कि ये जो काली नदी है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है। इन्हीं चीज़ों के बीच विवाद है नेपाल और भारत में। ठीक है, तो भारत वाले करेक्ट करेंगे अपन।
देखिए, काली नदी का उद्गम जो है वो काला पानी नामक स्थान से होता है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो काली नदी है वो सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो नेपाल बोल रहा है लिम्पियाधुरा से निकलती है और भारत बोल रहा है काला पानी से निकलती है। और अपने को एग्जाम्स में क्या सही करना है कि काला पानी से निकलती है काली नदी। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कुछ करंट से रिलेट करता हुआ, वैसे तो हिस्ट्री बन चुका है अभी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चीन का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे माउंट विल्सन टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। यानी हबल टेलीस्कोप से इसको प्रतिस्थापित किया गया, माउंट विल्सन से नहीं। और चीन का नहीं है ये है नासा का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का और कनाडियाई स्पेस एजेंसी का, 3 का ये। और हाल ही में इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें सैटेलाइट यानी उपग्रह की खोज की है। तो पहला वाला हो गया गलत और दूसरा वाला हो गया सही। हाँ सॉरी, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये हबल टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित किया है इसने, माउंट विल्सन को नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है। यह अवरक्त खगोल विज्ञान के लिए डिज़ाइन की गई है और अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है ये। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए और कनाडियाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है ये। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी कुछ खास बातें। यह हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, न कि माउंट विल्सन टेलीस्कोप का। क्या क्या कर सकता है ये? देखिए, यह बिग बैंग के करीब 200 मिलियन वर्ष बाद के ब्रह्मांड को देखने में सक्षम है। यह पहले तारों के अवलोकन और पहली आकाशगंगाओं के निर्माण का अध्ययन कर सकता है। यह मंगल ग्रह से बाहर हमारे सौरमंडल की वस्तुओं का अध्ययन कर सकता है। यह धूल के बादलों के भीतर देख सकता है कि नए तारे और ग्रह कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, यह अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है। यह अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करके गैस और धूल के पीछे स्थित तारों की स्पष्ट छवि ले सकता है। यह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की उच्च लाल विचलन वस्तुओं को देख सकता है। बहुत कुछ कर सकता है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और हाल ही में इसने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज भी कर ली है, देखो। तो ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक है, समय कम है, 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा।